हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 4 तक 81 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 में हम 82 से लेकर 101 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 82, 83 और 84 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स जोन वाइज सर्वे रिपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री हु टेक्स कॉफी। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसके आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है। दक्षिण जोन वाले उन लोगों की संख्या बताएं जो दिन में कम से कम एक बार कॉफी अवश्य पीते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पर हमें जो संख्या बतानी है ये प्रतिशत में बतानी है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शुरू में ही लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ साउथ जोन, यानी कि दक्षिण जोन वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी सही कर लीजिए। हिंदी में हो जाएगा दक्षिण जोन वाले उन लोगों का प्रतिशत बताएं जो दिन में कम से कम एक बार कॉफी अवश्य पीते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण जोन की, यानी कि साउथ जोन की। तो हम यहाँ पर पहले ये करते हैं, हम दक्षिण जोन के सभी व्यक्तियों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम दक्षिण जोन में ऐसे व्यक्तियों की संख्या देखें जो दिन में 3 बार से अधिक कॉफी पीते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 1450। अगर हम ऐसे व्यक्तियों को देखें जो 1 से 3 कॉफी पर डे पीते हैं, तो ऐसों की संख्या आ जाएगी 1120। अगर हम ऐसे व्यक्ति देखें जो एक वीक में 2 बार कॉफी पीते हैं, तो ये संख्या आ जाएगी 420। और अगर हम ऐसे व्यक्ति देखें जो एक वीक में केवल एक बार कॉफी पीते हैं, तो ये संख्या आ जाएगी 350। और जो कभी कॉफी नहीं पीते हैं उनकी संख्या आ जाएगी 50। अगर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो दक्षिण जोन के सभी व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 3390 के बराबर। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण जोन वाले उन लोगों का प्रतिशत बताएं जो दिन में कम से कम एक बार कॉफी अवश्य पीते हैं। तो हम यहाँ पर अब ये देखते हैं कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दिन में कम से कम एक बार कॉफी अवश्य पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे शुरू में तो आ जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो एक दिन में 3 बार से अधिक कॉफी पीते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 1450 के बराबर। इसके बाद हमें ऐसे व्यक्ति दिए गए हैं जो एक दिन में 1 से 3 कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर ऐसों की संख्या आ जाएगी 1120 के बराबर। इसके बाद हमें व्यक्ति दिए गए हैं जो एक वीक में 2 बार कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो एक दिन में कम से कम एक कॉफी तो पीते ही हों। तो यहाँ पर हमें वीक में दिया हुआ है तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है एक वीक में एक बार कॉफी पीने वालों की संख्या, तो ये भी काउंट नहीं होगी। और इसके बाद है कभी कॉफी ना पीने वालों की संख्या, तो ये भी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम एक बार कॉफी एक दिन में पीने वालों की जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी 1450 प्लस 1120, यानी कि 2570 के बराबर। अब देखिए, जो संख्या आई है 2570, ये हमें प्रतिशत में बतानी है, तो अब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने व्यक्तियों को कन्वर्ट करना है 2570 को, तो 2570 आ जाएंगे ऊपर। डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल है 3390, और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 75.81%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, नॉन पश्चिमी जोन के उन लोगों की संख्या का प्रतिशत बताएं जो सप्ताह में केवल एक बार कॉफी पीते हैं। यहाँ पर देखिए, हमसे शुरू में कहा गया है नॉन पश्चिमी जोन। अब यहाँ पर पहले इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हमसे कहता कि पश्चिमी जोन के उन लोगों की संख्या का प्रतिशत बताएं जो सप्ताह में केवल एक बार कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते, केवल पश्चिमी जोन यानी कि वेस्ट जोन को लेकर के चलते। अब अगर हमसे कहा गया है कि नॉन पश्चिमी जोन, यानी कि पश्चिमी जोन को छोड़ करके बाकी सब हमको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट जोन है हम उस पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यानी कि ये हमें काउंट नहीं करना है। अब इसके अलावा जो हमारे पास 3 जोन रह गए, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और साउथ जोन, हमें ये काउंट करने हैं।
अब हमसे कहा गया है कि इनमें उन लोगों की संख्या का प्रतिशत बताना है जो सप्ताह में केवल एक बार कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यह करना है, हमें पहले इन सभी जोन के व्यक्तियों का टोटल निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले इन सभी का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले नॉर्थ जोन का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4840 के बराबर। ईस्ट जोन का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2820 के बराबर। और साउथ जोन का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3390 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, यानी कि तीनों जोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल आ जाएगा 4840 प्लस 2820 प्लस 3390। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11050 के बराबर। अब देखिए हमें इन तीन जोन में ऐसे व्यक्ति देखने हैं जो एक सप्ताह में केवल एक बार कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले नॉर्थ जोन में देखें तो ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे 620 के बराबर। ईस्ट जोन में देखें तो ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे 540 के बराबर। और अगर हम साउथ जोन में देखें तो ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे 350 के बराबर। तो हम यहाँ पर इन सभी को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए एक कॉफी प्रति सप्ताह पीने वालों की संख्या आ जाएगी 620 प्लस 540 प्लस 350। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1510 के बराबर। अब देखिए हमें ये संख्या प्रतिशत में बतानी है तो हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1510 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल। टोटल है हमारे पास 11050, तो डिवाइड में आ जाएगा 11050, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6% के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 13.6% नहीं है, तो अब यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा दशमलव के बाद की संख्या 0.5 या उससे बड़ी होती है तो हम उस संख्या को आगे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 13 के बाद 0.6 है तो हम इसको 14% करेंगे। अगर यहाँ पर यह होता 13.4% तो हम इसको फिर 13% कर लेते। तो अगर ये 0.5 या उससे बड़ी होती है तो हम इसको आगे वाली संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग बराबर हो जाएगा 14% के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, एक दिन में 3 बार से अधिक चाय पीने वालों की संख्या का, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, इसको कर लीजिए कॉफी पीने वालों की संख्या का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक दिन में 3 बार से अधिक कॉफी पीने वालों की संख्या का उन लोगों की संख्या से अनुपात बताएं जो दिन में एक बार भी, यहाँ पर भी कॉफी कर लीजिए, कॉफी नहीं पीते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे शुरू में क्वेश्चन में कहा गया है एक दिन में 3 बार से अधिक कॉफी पीने वालों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारों जोन में ऐसे व्यक्तियों की संख्या काउंट कर लेते हैं जो एक दिन में 3 बार से अधिक कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ जोन में ऐसे आ जाएंगे 410 व्यक्ति, ईस्ट जोन में आ जाएंगे 310 व्यक्ति, वेस्ट जोन में आ जाएंगे 700 व्यक्ति और साउथ जोन में आ जाएंगे 1450 व्यक्ति। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2870 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि हमें इनका अनुपात उन व्यक्तियों के साथ बताना है जो दिन में एक बार भी कॉफी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर अब हम उन लोगों की संख्या देख लेते हैं जो दिन में एक बार भी कॉफी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के व्यक्ति नॉर्थ जोन में आ जाएंगे 950 के बराबर, ईस्ट जोन में आ जाएंगे 430 के बराबर, वेस्ट जोन में आ जाएंगे 620 के बराबर और साउथ जोन में आ जाएंगे 50 के बराबर। अगर हम इन सभी को ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 2050 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब हमें जो अनुपात बताना है वो 2870 और 2050 के बीच बताना है। तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2870 अनुपात 2050। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 287 अनुपात 205। अब अगर हम इसको 41 से डिवाइड करें तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7:5। अब देखिए अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन 7:5 नहीं है। और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात से पहले या अनुपात के बाद आपको एक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक संख्या को एक बनाना है। तो देखिए अगर हम 7 को एक बनाएंगे तो हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एक से नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7:5 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1.4:1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 88 तक के लिए हमें निर्देश दिए हुए हैं। दंड आरेख को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। लगातार 2 वर्षों में जुलाई से नवंबर के दौरान एक परिवार द्वारा बिजली की खपत। नीचे देखिए हमें 2 वर्ष दिए हुए हैं, 2012 है और 2013 है।
2012 के महीनों को ब्लैंक या व्हाइट कलर से दिखाया गया है और 2013 के महीनों को तिरछी लाइनों के द्वारा दिखाया गया है। अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा गया है, वर्ष 2012 में कितने महीनों में बिजली की खपत उस वर्ष के औसत खपत से अधिक रही है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वर्ष 2012 के महीनों में बिजली की औसत खपत निकालनी होगी, तो हम यहाँ पर पहले औसत निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2012 की, तो यहाँ पर जुलाई में खर्च हुई हैं 600 यूनिट, अगस्त में खर्च हुई हैं 700 यूनिट, सितंबर में खर्च हुई हैं 400 यूनिट, अक्टूबर में खर्च हुई हैं 300 यूनिट और नवंबर में खर्च हुई हैं 200 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए औसत बराबर हो जाएगा 600 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 बटे 5। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 महीने हैं। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास औसत आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बताया है कि हम यहाँ पर औसत को एज्यूम करके फिर अपने औसत को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एज्यूम करके निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि औसत हमारा 400 के बराबर है। अब देखिए, अगर औसत 400 के बराबर है तो हमें इन सभी को 400 के बराबर करना है। तो देखिए, अगर हम 600 को 400 के बराबर करेंगे तो हमारे पास प्लस के 200 आ जाएंगे। इसी तरह से 700 को 400 के बराबर करेंगे तो हमारे पास प्लस के 300 आ जाएंगे। अब देखिए, 600 में से हमारे पास 200 आए हैं और 700 में से 300 आए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्लस के आ जाएंगे 500। अब देखिए, 400 तो 400 के बराबर है ही। अब हमें 300 को 400 के बराबर करना है। 300 को 400 के बराबर करेंगे तो हमें 300 को 100 देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस का ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम 200 को 400 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें 200 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 300 और 200 दोनों को मिला करके हमें 300 देने हैं। तो देखिए, हमारे पास जो प्लस का 500 था, हम उसमें से 300 घटा देंगे। 500 में से 300 घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का रह जाएगा 200। तो यहाँ पर देखिए, हम 200 को लिख लेते हैं। अब हम इस 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको उतने से ही डिवाइड करते हैं जितना हम औसत को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम औसत को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारे पास शेषफल आया है 200, हम इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हमने जो औसत 400 माना था हम उसमें 40 ऐड कर देंगे तो हमारे पास औसत निकल करके आ जाएगा 440 के बराबर। अब देखिए, हमें ये बताना है कि कितने महीने में बिजली की खपत औसत खपत से ज्यादा रही है। अब औसत खपत आई है 440। अब हम देख लेते हैं ग्राफ में। ग्राफ में देखिए, जुलाई की जो खपत है वो है 600 यूनिट, तो ये 440 से ज्यादा है, तो ये 1 महीना हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगस्त को देखें तो अगस्त में खर्च हुई है 700 यूनिट, तो ये भी औसत 440 से ज्यादा है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 महीने। सितंबर में खर्च हुई है 400 यूनिट, तो ये 440 से कम है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह से अक्टूबर में खर्च हुई है 300 यूनिट, तो ये भी 440 से कम है, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और नवंबर में खर्च हुई है 200 यूनिट, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 महीने ऐसे आए हैं जिसमें बिजली की खपत औसत खपत से अधिक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2013 में कुल खपत पिछले साल की तुलना में क्या रही। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे एवरेज के बेस से और दूसरा सॉल्व करेंगे बिना एवरेज के। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एवरेज के बेस से। यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 85 में वर्ष 2012 का एवरेज निकाला है 440, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2012 का एवरेज 440। अब हम निकालते हैं वर्ष 2013 का एवरेज। तो यहाँ पर देखिए, हम देख लेते हैं पहले वर्ष 2013 में खपत। तो यहाँ पर देखिए, जुलाई में खपत हुई है 500 यूनिट की, अगस्त में खपत हुई है 500 यूनिट की, सितंबर में खपत हुई है 400 यूनिट की, अक्टूबर में खपत हुई है 350 यूनिट की और नवंबर में खपत हुई है 500 यूनिट की। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास वर्ष 2013 का एवरेज आ जाएगा 500 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 500। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 महीने हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको फिर से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, या आप इसको एज्यूम करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम एज्यूम करके निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनका एवरेज 500 है। अब आप सोचेंगे कि इनका एवरेज 500 कैसे हो सकता है, जबकि दो संख्याएं तो हमारे पास 400 और 350 है। तो यहाँ पर देखिए, आप 400 और 350 को छोड़ दीजिए। हमारे पास तीन संख्याएं तो 500 के बराबर है ना,
तो हमें इनको बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एवरेज को 500 एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए हमने अगर 500 एज्यूम किया है तो यहाँ पर पहले महीने की खपत को बराबर नहीं करना है, दूसरे महीने की खपत को बराबर नहीं करना है। अब तीसरे महीने की जो खपत है वो हमको दे रखी है 400 यूनिट, तो हमें इसे 500 करना है, तो हमें यहाँ पर 100 देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 100। इसी तरह से जो इसका अगला महीना है उसमें है 350 यूनिट, हमें इसे ही 500 करना है, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 150, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 150। तो यहाँ पर देखिए हमने 400 को 100 दिए हैं और 350 को दिए हैं 150, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा माइनस के 250। और इसके बाद जो पांचवा महीना है उसमें फिर से 500 है, तो हमें इसे बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने माइनस के 250 दिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 250। अब हम इसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 50। 500 में से माइनस 50 घटा देंगे तो हमारे पास वर्ष 2013 का एवरेज आ जाएगा 450 के बराबर। यहाँ पर देखिए हमने एवरेज इसलिए निकाला है क्योंकि हमें वर्ष 2012 में जो महीने दिए हुए हैं वही महीने हमको 2013 में भी दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें वर्ष 2012 में दिए हुए होते 4 महीने और 2013 में दिए हुए होते 5 महीने, तो हम फिर एवरेज नहीं निकालते, फिर हम सभी खपत को ऐड करते और फिर उसके बेस पर लगाते कि कितनी वृद्धि हुई है या कितने की कमी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें महीने सेम दिए हुए हैं तो हमने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2012 का एवरेज है 440 के बराबर और 2013 का एवरेज है 450 के बराबर, तो यहाँ पर 10 की वृद्धि हो रही है। तो अब हम निकाल देंगे वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो रही है 10 की, तो 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा वर्ष 2012 का एवरेज। 2012 का एवरेज है 440 के बराबर, तो डिवाइड में आ जाएगा 440, गुना कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास वृद्धि प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 2.27% के बराबर। ये तो है देखिए एवरेज वाला तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना एवरेज के। बिना एवरेज के सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, जितनी खपत हुई है उन्हें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले वर्ष 2012 की खपत। तो यहाँ पर देखिए जुलाई में खपत आ जाएगी 600 यूनिट, अगस्त में खपत आ जाएगी 700 यूनिट, सितंबर में खपत आ जाएगी 400 यूनिट, अक्टूबर में खपत आ जाएगी 300 यूनिट और नवंबर में खपत आ जाएगी 200 यूनिट। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो टोटल खपत आ जाएगी 2200 यूनिट। अब हम निकालते हैं वर्ष 2013 की खपत। वर्ष 2013 में जुलाई में खपत हुई है 500 यूनिट की, अगस्त में खपत हुई है 500 यूनिट की, सितंबर में खपत हुई है 400 यूनिट की, अक्टूबर में खपत हुई है 350 यूनिट की और नवंबर में खपत हुई है 500 यूनिट की। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 2013 की कुल खपत आ जाएगी 2250 के बराबर। अब देखिए वर्ष 2012 में खपत हुई है 2200 की और 2013 में खपत हुई है 2250 की, तो यहाँ पर 50 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो अब हम निकाल देंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई है 50 की, तो 50 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे वर्ष 2012 की खपत से। 2012 की खपत है 2200 के बराबर, तो डिवाइड में आ जाएगा 2200, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से भी हमारे पास वृद्धि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 2.27%। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड बाय 2.27%। क्वेश्चन नंबर 87, इन दो वर्षों के बीच किस महीने में यूनिट खपत का अंतर सर्वाधिक रहा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में अगर हम जुलाई के महीने को देखें तो जुलाई में वर्ष 2012 में खर्च हुई है 600 यूनिट और 2013 में खर्च हुई है 500 यूनिट, तो यहाँ पर जो अंतर है वो है 100 यूनिट का। अब हम देखते हैं अगस्त को। अगस्त 2012 की अगर हम बात करें तो उसमें खर्च हुई है 700 यूनिट और अगस्त 2013 में खर्च हुई है 500 यूनिट, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 200 यूनिट का। अब अगर हम बात करें सितंबर की तो देखिए सितंबर में दोनों बराबर हैं 400 यूनिट के बराबर। अब अगर हम बात करें अक्टूबर की तो अक्टूबर में 2012 में खर्च हुई है 300 यूनिट और 2013 में खर्च हुई है 350 यूनिट, तो यहाँ पर देखिए अंतर है 50 यूनिट का। अब अगर हम बात करें नवंबर की तो नवंबर 2012 में खर्च हुई है 200 यूनिट और 2013 में खर्च हुई है 500 यूनिट, तो यहाँ पर देखिए अंतर है 300 यूनिट का। तो यहाँ पर देखिए नवंबर में जो अंतर है वो सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2013 में 5 महीनों के दौरान परिवार की औसत बिजली खपत ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे औसत निकाला भी था, यहाँ पर दोबारा निकाल देते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है वर्ष 2013 में 5 महीनों की औसत खपत। तो देखिए अगर हम 2013 की बात करें तो जुलाई में खर्च हुई है 500 यूनिट, अगस्त में खर्च हुई है 500 यूनिट, सितंबर में खर्च हुई है 400 यूनिट,
अक्टूबर में खर्च हुई है 350 यूनिट और नवंबर में खर्च हुई है 500 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए 2013 का एवरेज आ जाएगा 500 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 500 बटे 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करने की बजाय यहाँ पर एवरेज को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एवरेज है 500 के बराबर। 500 के बराबर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीन वैल्यूज 500 के बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज 500 के बराबर हैं उनमें तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, जो 500 के बराबर नहीं है उन्हें 500 के बराबर करना है। तो देखिए 400 को अगर हम 500 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम 350 को 500 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें 150 देने पड़ेंगे। दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिला करके हमें 250 देने पड़ेंगे। जब भी हमें देने होते हैं तो माइनस में होता है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को मिला करके हमें माइनस के 250 देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा माइनस के 250, इसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा -50। अब देखिए हमने जो एवरेज 500 माना है हम उसमें से 50 घटा देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 450 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 450 यूनिट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 89 और 90 के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न स्रोतों से राज्य को होने वाली आय को इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक वर्ष में बाजार कर से 165 करोड़ रुपए की आय होती है तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक वर्ष में बाजार कर से 165 करोड़ रुपए की आय होती है। अब हम क्या करते हैं, पाई चार्ट में देखते हैं कि मार्केट से कितने प्रतिशत की आय होती है। तो देखिए मार्केट टैक्स हमको रखा है 33%। अब ये जो 33% है ये हमको क्वेश्चन में 165 करोड़ के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर 33% हो जाएगा 165 करोड़ के। तो देखिए 33% बराबर हो जाएगा 165 करोड़ के। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% आ जाएगा 5 करोड़ के बराबर। अब हमसे पूछा गया है अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय ज्ञात करें। अब देखिए हमें मार्केट टैक्स को हटा देना है, बाकी सभी को ऐड करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम बाकी सभी को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रतिशत में दिया गया है तो ये सारे टैक्स मिला करके 100% के बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, 100% में से मार्केट टैक्स जो कि 33% है इसको हटा देंगे तो हमारे पास शेष स्रोतों से आय हो जाएगी 67% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देंगे 67%। तो देखिए 67% आ जाएगा 335 करोड़ रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक वर्ष में कुल आय 733 करोड़ है तो आयकर तथा उत्पाद शुल्क से कितनी आय हुई। यहाँ पर देखिए हमें एक वर्ष की कुल आय दे रखी है 733 करोड़, तो यहाँ पर हम 100% को बराबर ले लेंगे 733 करोड़ के। अब देखिए आगे जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है आयकर तथा उत्पाद शुल्क। आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स और उत्पाद शुल्क को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनकम टैक्स जो कि हमको दे रखा है 35% और एक्साइज ड्यूटी जो दे रखी है हमको 10%, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 45% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं शुरू में लिख लेते हैं 100% बराबर 733 करोड़। अब यहाँ से अगर हम 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10% बराबर हो जाएगा 73.3 करोड़ रुपए के बराबर। अब हम क्या करते हैं यहाँ से 40% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 10% में 4 की गुणा करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 40%। इसी तरह से हम 73.3 में भी 4 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 293.2 करोड़ रुपए। अब देखिए हमें इसे 5% और ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं 10% को आधा कर देते हैं। तो 10% का आधा हो जाएगा 5% और 73.3 का आधा हो जाएगा 36.65 करोड़। अब देखिए हम क्या करेंगे 40% और 5% को ऐड कर देते हैं तो देखिए 45% बराबर हो जाएगा 329.85 करोड़ के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 93 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। दिए गए पाई चार्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NHAI, के द्वारा फेज सेकंड परियोजनाओं के लिए धन जमा करने के विभिन्न स्रोतों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आगे क्वेश्चन नंबर 91 हमसे पूछा गया है,
यदि एक प्राइवेट कंपनी 10% कमीशन पर टोल टैक्स वसूलती है तो 4,910 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए प्राइवेट कंपनी को कितना टोल वसूलना होगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक प्राइवेट कंपनी 10% कमीशन पर टोल टैक्स वसूलती है। यहाँ पर हमको परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार अपने लिए टोल टैक्स 10 रुपये रखती है तो प्राइवेट कंपनी जो 10% कमीशन लेती है, तो अगर हम 10 का 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी 11 रुपये वसूल करेगी। तो 11 रुपये वसूल करने के बाद 10 रुपये वह सरकार को जमा कर देगी और 1 रुपया अपने पास कमीशन के रूप में रख लेगी। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये आ जाएंगे सरकार के और 11 रुपये आ जाएगा टोटल टोल टैक्स। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 4,910 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए प्राइवेट कंपनी को कितना टोल टैक्स वसूलना होगा। यहाँ पर जो सरकार को जमा करना है वो 4,910 करोड़ करना है। अब हमारे पास आ रहे हैं 10 रुपए, तो हम 10 की कंपेयर कर देंगे 4,910 से। तो 4,910 10 का 491 गुना है, तो हम 11 का भी 491 गुना कर देंगे। जब हम 11 का 491 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,401 करोड़। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी 5,401 करोड़ रुपए वसूल करेगी, जिसमें से 4,910 वह सरकार के पास जमा कर देगी। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92। यदि NHAI को बाहरी सहायता से 9,695 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं तो बाजार ऋण को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि पैसे की कमी को पूरा किया जा सके। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि बाहरी सहायता से 9,695 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। अब अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हमें एक्सटर्नल असिस्टेंट दिया हुआ है 11,486 करोड़। अब यहाँ पर प्राप्त तो होने थे 11,486 करोड़, लेकिन प्राप्त हो रहे हैं 9,695 करोड़। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने की कमी हुई है। तो यहाँ पर हम 11,486 में से 9,695 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कमी आ जाएगी 1,791 करोड़ की। अब देखिए जितने की ये कमी आई है, हमें उतना पैसा मार्केट में से उधार लेना होगा। मार्केट में से अभी तक हमने जो उधार ले रखा है वो ले रखा है 29,952 करोड़। अब हमें 1,791 करोड़ और उधार लेना है। तो अब हमें ये बताना है कि हमें कितने की और वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम वृद्धि निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितना पैसा उधार चाहिए 1,791 करोड़, तो 1,791 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे 29,952 से और प्रतिशत में चाहिए तो गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.9% के बराबर। तो ये लगभग आ जाएगा 6% के बराबर। तो यहाँ पर हमें पैसे की कमी को पूरा करने के लिए बाजार ऋण को 6% और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93। बाजार ऋण दर्शाने वाले भाग का केंद्रीय कोण क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे बाजार ऋण का केंद्रीय कोण पूछा है। तो हम यहाँ पर पहले कुल धन को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मार्केट बोरोइंग है 29,952 करोड़, एक्सटर्नल असिस्टेंस है 11,486 करोड़, SPBS है 5,252 करोड़, टोल है 4,910 करोड़ और एन्युटी है 6,000 करोड़। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल धन आ जाएगा 57,600 करोड़ के बराबर। अब देखिए एक बिंदु पर बनने वाली सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर 57,600 करोड़ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। यहाँ से अगर हम 1 करोड़ की वैल्यू निकालेंगे तो 1 करोड़ की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइड बाई 57,600 डिग्री के। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यू आ जाएगी 1/160 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछा है बाजार ऋण। अब बाजार ऋण है 29,952 करोड़। तो यहाँ पर हम दोनों साइड 29,952 की कर देते हैं गुणा। तो 29,952 बराबर हो जाएगा 29,952 डिवाइड में जो 160 है हम इसको लिख लेंगे 16 गुणा 10। 16 से अगर हम 29,952 को कट करेंगे तो ये जाएगा 1,872 के। 1,872 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोण आ जाएगा 187.2 डिग्री। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन 94 से लेकर 96 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। दिए गए ग्राफ में विभिन्न कंपनियों के मांग तथा उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें।
यहाँ पर देखिए नीचे हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें 6 कंपनियां दी गई हैं ABCDEF। इन कंपनियों के प्रोडक्शन को दिखाया गया है सर्किल के द्वारा और डिमांड को दिखाया गया है स्क्वायर जैसी आकृति के द्वारा। अब हमें इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे पूछा गया है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां तथा उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए हमें उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां और उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियां देखनी है। तो हम यहाँ पर पहले उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले बात करें ए की, तो देखिए ए की जो डिमांड है वो है 2100 लाख मैट्रिक टन की, और ए का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो ए का प्रोडक्शन है 1450 लाख मैट्रिक टन। यहाँ पर देखिए जो यूनिट है वो लाख मैट्रिक टन में दी गई है। तो यहाँ पर हम हर बार लाख मैट्रिक टन नहीं बोलेंगे, हम केवल संख्याओं से ही काम चलाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए की फिर से बात करें तो यहाँ पर हम ए का प्रोडक्शन ले लेंगे 1450 के बराबर और ए की डिमांड ले लेंगे 2100 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए की डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पर हम डिमांड के आगे लिख लेते हैं ए। अब हम बात करते हैं बी की, तो देखिए बी का प्रोडक्शन है 3660 के बराबर और बी की डिमांड है 3150 के बराबर। तो यहाँ पर डिमांड कम है तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी सी की। कंपनी सी का प्रोडक्शन है 3000 के बराबर और डिमांड है 2600 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए सी की डिमांड भी कम है तो हम सी को भी नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं डी की। डी की डिमांड है 5000 के बराबर और प्रोडक्शन है 4200 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए डी की डिमांड ज़्यादा है तो हम यहाँ पर डिमांड के आगे डी को भी लिख लेते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कंपनी ई की, तो कंपनी ई का प्रोडक्शन है 3700 के बराबर और कंपनी ई की डिमांड है 2800 के बराबर। तो यहाँ पर डिमांड कम है तो हम कंपनी ई को भी नहीं लिखेंगे। और अगर हम बात करें कंपनी एफ की, तो कंपनी एफ का प्रोडक्शन है 4500 के बराबर और कंपनी एफ की डिमांड है 3300 के बराबर। तो यहाँ पर कंपनी एफ की डिमांड भी कम है तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिन कंपनी की डिमांड ज़्यादा है ऐसी दो ही कंपनी आई हैं ए और डी। अब अगर हम बात करें ऐसी कंपनियों की जिनकी मांग उत्पादन से कम है, तो ऐसी कंपनीज हमारे पास 4 आ जाएंगी। क्योंकि देखिए जब हमने ये निकाल लिया है कि ऐसी कंपनी 2 हैं जिनकी मांग उत्पादन से अधिक है, तो डिमांड वाली कंपनी अगर हमारे पास 2 आई हैं ए और डी, तो इसके अलावा जो 4 कंपनी रह गई तो उनकी मांग उत्पादन से कम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐसी कंपनी जिनका प्रोडक्शन अधिक है तो वो कंपनीज आ जाएंगी बी सी ई और एफ। अब देखिए हमें डिमांड और प्रोडक्शन वाली इन कंपनियों का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो आ जाएगा 2:4। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कंपनी बी की मांग। अब अगर हम ग्राफ में देखें तो कंपनी बी की डिमांड है 3150 के बराबर और अगर हम कंपनी एफ के उत्पादन को देखें तो कंपनी एफ का उत्पादन है 4500 के बराबर। अब हमें ये प्रतिशत बताना है तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, बी की डिमांड कितनी है 3150 के बराबर तो वो आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा एफ का प्रोडक्शन तो वो आ जाएगा 4500, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 70% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी के मांग का कितना प्रतिशत है। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी ए का उत्पादन। कंपनी ए का उत्पादन है 1450 के बराबर। अब अगर हम देखें कंपनी सी की मांग, कंपनी सी की मांग है 2600 के बराबर। अब हमें इसे प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ए का उत्पादन ऊपर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1450। इसे हम डिवाइड कर देंगे कंपनी सी की मांग से। कंपनी सी की मांग आ जाएगी 2600 और इसकी गुणा कर देंगे 100 से। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 55.7% के बराबर। अब देखिए अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो कोई भी ऑप्शन हमारा 56% नहीं है। तो अगर 56% नहीं है तो हम इसको 55% ले लेंगे। अगर हमारे पास 55% और 56% दोनों होते फिर हम इसको ले लेते 56%, क्योंकि 55.7 56% के ज़्यादा निकट है। तो इसका आंसर 56% होना चाहिए था, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको 55% ले लेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 101 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं।
एक कंपनी में लगातार 2 सालों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे देखिए हमें दो ग्राफ दिए गए हैं। एक वर्ष 1997 का है और एक वर्ष 1998 का है। वर्ष 1997 में कुल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है 42,980 और वर्ष 1998 में कुल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है 48,640। अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे पूछा गया है, वर्ष 1997 में निम्न में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। यहाँ पर देखिए पहले इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। यहाँ पर जो सही क्वेश्चन है वो ये है, वर्ष 1997 में निम्न में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के लगभग बराबर थी। यहाँ पर देखिए आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे हम ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, वर्ष 1997 निम्न में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के लगभग बराबर थी। यहाँ पर देखिए जो कंपेयर की गई है वो की गई है वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या से। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ष 1998 में ए प्रकार के कितने कर्मचारी हैं ये निकाल लेते हैं। वर्ष 1998 में कुल कर्मचारी हैं 48,640 के बराबर और ए प्रकार के कर्मचारी हैं 22% के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे तो हम 48,640 का 22% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी आ जाएंगे 48,640 गुणा 22/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,700 के बराबर। अब देखिए इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है डी एंड ई। अब देखिए जो डी और ई दिया गया है ये हमको वर्ष 1997 का दिया गया है। वर्ष 1997 अगर हम डी देखें तो डी है 15% और अगर ई देखें तो ई है 27%। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों आ जाएंगे 42% के बराबर। 1997 में जो कुल कर्मचारी हैं वो है 42,980 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हमें डी और ई प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालनी है तो हम 42,980 का 42% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 42,980 गुणा 42/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18,051 के बराबर। अब देखिए वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या है 10,700 और वर्ष 1997 में डी और ई प्रकार के कर्मचारियों की संख्या ये 18,051। तो यहाँ पर देखिए गैप काफ़ी ज़्यादा है तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमको दिया हुआ है सी और डी। वर्ष 1997 में सी का प्रतिशत है 10% और डी का प्रतिशत है 15%। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 25% को संख्या में देखेंगे तो हम 42,980 का 25% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 42,980 गुणा 25/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,745 के बराबर। अब देखिए इसकी कंपेयर अगर हम वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों से करें तो वो कर्मचारी हैं 10,700 और ये आ रहे हैं 10,745। तो ये देखिए यहाँ पर केवल 45 का ही अंतर है, ये काफ़ी करीब आ रहे हैं। लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है कि आगे गैप और भी कम हो। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमको दिया हुआ है ए एंड सी। तो देखिए वर्ष 1997 में ए का प्रतिशत है 20% और सी का प्रतिशत है 10%। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30%। इस बार हम निकालेंगे 42,980 का 30%। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 42,980 गुणा 30/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,894 के बराबर। अब देखिए इसके कंपेयर हम फिर से वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों से करेंगे तो वो कर्मचारी हैं 10,700 और ये आ रहे हैं 12,894। तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा है तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमको दिया हुआ है बी एंड सी। अगर हम वर्ष 1997 के पाई चार्ट में बी का प्रतिशत देखें तो वो है 6% और सी का प्रतिशत देखें तो वो है 10%। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16%। 42,980 का जब हम 16% निकालेंगे तो देखिए हमारे पास वर्ष 1997 में बी और सी प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या आ जाएगी 6,876 के बराबर। अब देखिए इसकी कंपेयर हम फिर से वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों से करेंगे तो वो कर्मचारी हैं 10,700 और ये आ रहा है 6,876। तो यहाँ पर भी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा सी एंड डी।
अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ी है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इस कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमसे क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया है, वर्ष 1997 निम्न में से किन दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के लगभग बराबर है। यहाँ पर देखिए, जो कंपैरिजन की गई है वो वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या से की गई है। तो हम फिर से वर्ष 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे। वर्ष 1998 में कुल कर्मचारी हैं 48,640 और ए प्रकार के कर्मचारी हैं 22% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 48,640 गुणा 22/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,700 हमारे पास आ ही चुका था। अब देखिए, हमें क्या करना है, इस 10,700 की जो कंपैरिजन करनी है वो वर्ष 1997 के दो प्रकार के कर्मचारियों के साथ करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि वर्ष 1997 के जो कुल कर्मचारी हैं 42,980, उनका कितना प्रतिशत 10,700 है। तो यहाँ पर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10,700 को रखेंगे ऊपर, इसको हमें डिवाइड करना है 42,980 से, जो कि है वर्ष 1997 के कुल कर्मचारी। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको 42,980 से डिवाइड ना करके हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 43,000 से। हमने क्या किया, 42,980 में 20 ऐड कर दिए। 20 देखिए क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि देखिए हमसे जो पूछा है वो लगभग में पूछा है। तो अगर हम थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर कर देंगे तो उससे हमारे आंसर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हमने क्या किया, 42,980 में 20 ऐड कर दिए तो हमारा हो गया 43,000। 43,000 करने से ये हुआ कि अब हमारे जीरो से जीरो कट जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 43,000 और प्रतिशत में बताना है तो गुणा कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24.8% के बराबर। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को मिला करके हमारे पास लगभग 24% या 25% आ रहा है। तो देखिए, हमारे पास पहला ऑप्शन है डी एंड ई। डी और ई को हम देखें तो डी है 15% और ई है 27%। दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगा 42% के बराबर। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमको दे रखा है सी एंड डी। अब अगर हम वर्ष 1997 में सी का प्रतिशत देखें तो वो है 10% और डी का प्रतिशत देखें तो वो है 15%। दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर देखिए, ये लगभग करीब है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन सी है ए एंड सी। ए है हमारे पास 20% और सी है 10%। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30%। तो ये भी हमारा सही नहीं है। अब हम देखते हैं आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमको दे रखा है बी एंड सी। बी है 6% और डी है 15%। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21%। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे करीब का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी ही आ रहा है, सी एंड डी। दोनों को मिलाकर के 25% आ रहा है, जबकि 10,700 जो आ रहा है वो 24.8% के बराबर आ रहा है। तो 24.8% और 25% लगभग बराबर ही है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98। 1997 से 1998 में इस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक था। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक एग्जाम्पल को वर्बली समझ लीजिए। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारे पास कुल कर्मचारी हैं 100 और यहाँ पर ए प्रकार के कर्मचारी हैं 10% के बराबर और बी प्रकार के कर्मचारी हैं 20% के बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से कर्मचारियों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए आंसर देना आसान होगा कि ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कम है। कम क्यों है? क्योंकि देखिए, जो प्रतिशत में कम है वो वास्तव में भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वो बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 के बराबर आएगा, और अगर आप 100 का 20% निकालेंगे तो वो 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी ए की संख्या कम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर है तो जो प्रतिशत में कम है उसकी संख्या कम ही आएगी, और जिसका प्रतिशत ज़्यादा है उसकी संख्या ज़्यादा आएगी। अब देखिए, हम कुल कर्मचारियों की संख्या को अलग अलग करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि वर्ष 1997 में कुल कर्मचारी हैं 100 के बराबर और वर्ष 1998 में कुल कर्मचारी हैं 500 के बराबर।
अब यहाँ पर हम ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या को दोनों ही वर्षों में 10-10% के बराबर ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे तो हम 100 का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10 के बराबर। अब अगर हम यही संख्या वर्ष 1998 में निकालेंगे तो हम निकालेंगे 500 का 10%। 500 का 10% आ जाएगा 50 के बराबर। तो यहाँ पर वर्ष 1998 में कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा आई है। ज़्यादा क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर कुल एम्प्लॉयज़ या कुल कर्मचारी जो थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। 1997 में हमने 100 लिए थे तो 1998 में हमने 500 लिए थे। तो यहाँ पर कुल कर्मचारी ही जब ज़्यादा हैं तो उनका प्रतिशत भी ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर प्रतिशत बराबर है तो कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की कुल संख्या पर डिपेंड करेगी। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमसे कहा गया है वर्ष 1997 से 1998 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक था। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है सी। अगर हम वर्ष 1997 में सी का प्रतिशत देखें तो वो आ जाएगा 10%, और अगर हम वर्ष 1998 में सी का प्रतिशत देखें तो वो आ जाएगा 11%। यहाँ पर देखिए जो अंतर है वो है 1% का। हम यहाँ पर कुल एम्प्लॉयज़ को छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए बाकी जो ऑप्शंस आएंगे उनके लिए जो वर्ष 1997 के कुल एम्प्लॉय हैं वो बराबर ही रहने हैं, और जो वर्ष 1998 के कुल एम्प्लॉय हैं वो ही बराबर रहने हैं। तो हम यहाँ पर अभी कुल एम्प्लॉयज़ को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर केवल प्रतिशत को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी में जो वृद्धि हुई है वो 1% की हुई है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है डी। वर्ष 1997 में अगर हम डी का प्रतिशत देखें तो वो हमको दिया हुआ है 15%, और अगर हम वर्ष 1998 में देखें तो वो हमको दिया हुआ है 9%। अब यहाँ पर देखिए अगर आप अंतर देखेंगे तो ये अंतर हमारे पास 6% का आ रहा है। अब देखिए अंतर तो 6% का आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये अंतर कम ही आएगा। अगर हम इसको संख्या में कैलकुलेट करेंगे तो ये कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि देखिए वर्ष 1997 में जो कुल एम्प्लॉयज़ हैं वो कम है और प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि 15% है। और वर्ष 1998 में कुल एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं, वो 42,000 से 48,000 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी कि यहाँ पर कम एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा प्रतिशत निकलेगा और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का कम प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों का अंतर आएगा ना वो कम ही आएगा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है बी। वर्ष 1997 में बी का प्रतिशत है 6%, और वर्ष 1998 में बी का प्रतिशत है 10%। यहाँ पर देखिए 4% का अंतर है। अब अगर हम इसकी कंपेयर करें ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए में हमको सी दिया हुआ था और उसका अंतर आया था 1%। यहाँ पर जो ऑप्शन सी में बी दिया हुआ है इसका अंतर आ रहा है 4%। तो यहाँ पर बी का अंतर अधिक है। अब अगर हम इसकी कंपेयर करें ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी में हमको डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया है कि डी के साथ जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि यहाँ पर कम संख्या का ज़्यादा प्रतिशत निकल रहा है और ज़्यादा संख्या का कम प्रतिशत निकल रहा है। तो इसकी संख्या सबसे कम ही निकल करके आएगी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये जो सी आया है जिसके अंदर हमें बी कैलकुलेट किया है, ये अभी तक हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक है। अब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं आखिरी ऑप्शन से। आखिरी ऑप्शन डी में हमको दे रखा है ए। तो देखिए वर्ष 1997 में ए का प्रतिशत है 20%, और वर्ष 1998 में ए का प्रतिशत है 22%। यहाँ पर जो अंतर है ये 2% का है, तो यहाँ पर भी देखिए ये अंतर कम है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे अधिक अंतर आएगा वो बी प्रकार के कर्मचारियों में आएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। वर्ष 1997 तथा 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम वर्ष 1997 और 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत देखें तो देखिए 1997 में प्रतिशत है 6%, और 1998 में प्रतिशत है 10%। तो यहाँ पर देखिए 1998 में प्रतिशत भी ज़्यादा है और कर्मचारी भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें 1998 के बी प्रकार के कर्मचारियों में से 1997 के बी प्रकार के कर्मचारी घटाने हैं। तो देखिए अगर हम 1998 में बी प्रकार के कर्मचारी निकालें तो देखिए हमें 48,640 का 10% निकालना है। तो यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 48,640 में से आखिरी का एक जीरो हटाना है। तो यहाँ पर बी प्रकार के कर्मचारी आ जाएंगे 4864।
अब इसमें से हमें वर्ष 1997 के बी प्रकार के कर्मचारी घटाने हैं। वर्ष 1997 में बी प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत है 6% और कुल कर्मचारी हैं 42,980। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बी प्रकार के कर्मचारी निकालेंगे तो उसके लिए हम निकालेंगे 42,980 का 6%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 4864 माइनस 42,980 का 6%, यानी कि 42,980 गुणा 6/100। तो देखिए हम 4,864 को ऐसे ही रखेंगे। 42,980 का जब हम 6% निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2579 के बराबर। यहाँ पर जब हम 4,864 में से 2,579 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 2,285 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100। यदि 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5,000 थी तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 5,000 और ये जो हमको संख्या दे रखी है ये 1998 की दे रखी है। अगर हम वर्ष 1998 के कुल कर्मचारियों की संख्या देखें तो वह हमको दे रखी है 48,640। तो यहाँ पर हम ये निकाल देंगे कि 5,000 48,640 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हमें ये बताना है कि 5,000 कितना प्रतिशत है, तो 5,000 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे 48,640 से, गुणा कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.27% के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हमको दे रखा है 10%, जो कि हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101। 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? यहाँ पर देखिए हम पहले वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे, फिर वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे और फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत है 22% और यहाँ पर कुल एम्प्लॉयज़ हैं 48,640। तो यहाँ पर हम 48,640 का 22% निकाल देंगे। तो देखिए वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी आ जाएंगे 10,700 के बराबर। अब हम निकालेंगे वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारी। वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत है 20% और कुल कर्मचारी हैं 42,980। तो यहाँ पर देखिए हम 42,980 का 20% निकालें या हम 10% निकालें और उसका 2 गुना कर दें। तो देखिए अगर हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4298, हम कर देंगे इसका 2 गुना। तो देखिए वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 4,298 गुणा 2, यानी कि 8,596 के बराबर। अब देखिए हमें ये बताना है कि 10,700 8,596 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 10,700 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे 8,596 से, गुणा कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 125% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।